Hello all. Today in this lecture we are going to talk about normal charge mechanism and reverse charge mechanism. So let's first of all start with normal charge mechanism. हमने अब तक पढ़ा था कि सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स बेचता है तो रिसिपिएंट सप्लायर को गुड्स के पैसे देता है प्लस जीएसटी देता है और फिर वो सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन सप्लायर सेल्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू द रिसिपिएंट and in return recipient makes the payment for goods and services plus he also makes the payment for tax to the supplier and then supplier deposits the collected tax to the government and this complete process is known as normal charge mechanism or forward charge mechanism. लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स तभी सबमिट कर सकता है जब उसके पास रजिस्ट्रेशन होगा। दैट मीन्स अगर सप्लायर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कर सकता। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में ये जो सप्लायर है ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन रिसिपिएंट रजिस्ट्रेशन नंबर रिसिपिएंट के पास हो भी सकता है और नहीं भी। That means recipient can be registered under GST or cannot be. अगर recipient end consumer है तो वो GST में registration नहीं होगा उसका, लेकिन अगर recipient again seller है तो उसका GST में registration होगा। या that means अगर ये supplier Mr. A है, Mr. A ने Mr. B को goods बेचे और Mr. B Mr. C को goods बेच रहा है तो यहाँ पर A सप्लायर था, A ने B को गुड्स बेचे, B ने A को टैक्स दिया और फिर A ने टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा। B अगर आगे C को सामान बेचता है तो यहाँ पे B अगेन सप्लायर बन गया और C आपका रिसिपिएंट है। सो इस केस में B को भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सो दैट मीन्स नॉर्मल चार्ज के अंदर सप्लायर रजिस्टर्ड होता है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मल मैकेनिज्म का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा, रिसिपिएंट उसके बदले में सप्लायर को गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे देगा लेकिन जीएसटी का अमाउंट नहीं देगा। रिसिपिएंट जीएसटी का अमाउंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर टैक्स देते हुए सप्लायर बीच में नहीं है, रिसिपिएंट और गवर्नमेंट की डायरेक्ट डीलिंग है। रिसिपिएंट डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को पैसे सबमिट कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर सप्लायर सपोज करें मिस्टर ए है, रिसिपिएंट मिस्टर बी है, सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स बेचे तो सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर सप्लायर सपोज करो अनरजिस्टर्ड है तो वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एज पर रूल्स रजिस्टर्ड सप्लायर ही किसी भी रिसिपिएंट से टैक्स ले सकता है। अगर कोई सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने रिसिपिएंट को गुड्स बेचे लेकिन वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता तो उसने टैक्स कलेक्ट नहीं करा। अब सपोज करो रिसिपिएंट एंड कंज्यूमर है, जब सप्लायर ने उसे टैक्स नहीं लिया तो रिसिपिएंट टैक्स नहीं देगा, तो क्या रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके टैक्स देगा? दैट मीन्स अगर मैं मार्केट से जाके एक बिस्किट का पैकेट खरीदती हूँ और सप्लायर मुझसे उस बिस्किट के पैकेट पे टैक्स नहीं लेता तो मैं एंड कंज्यूमर हूँ, मेरे को बिस्किट अपने यूज के लिए चाहिए, तो क्या मैं गवर्नमेंट को जाके टैक्स दूंगी?
क्या कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर खुद जाके गवर्नमेंट को कहे कि मुझसे टैक्स ले लो? नहीं, कंज्यूमर कभी भी गवर्नमेंट को जाके टैक्स नहीं देता। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो रिसिपिएंट है वो जो गुड्स पीछे से खरीद रहा है, सप्लायर से जो गुड्स खरीद रहा है वो आगे सेल करने के लिए खरीद रहा है। यहाँ पे जो रिसिपिएंट है वो एंड कंज्यूमर नहीं है। दैट मीन्स एक सप्लायर जब रिसिपिएंट को गुड्स बेचता है तो वो रिसिपिएंट आगे सेल करने के लिए गुड्स पीछे से खरीद रहा है। नाउ इस केस के अंदर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड डीलर भी हो सकता है अंडर जीएसटी एंड सप्लायर कैन बी अनरजिस्टर्ड ऑल्सो। लेकिन जो रिसिपिएंट है उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट पास रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी तो वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कर सकता। सो दैट मीन्स एक चीज आपको क्लियर याद रखनी है कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा उसको रजिस्ट्रेशन होना उसका जरूरी है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देता था तो सप्लायर का गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो भी सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट टैक्स देता है गवर्नमेंट को तो यहाँ पे रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड, सप्लायर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। मतलब एक रजिस्टर्ड सप्लायर भी रिसिपिएंट को गुड्स बेच सकता है और उसके बाद रिसिपिएंट भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर सकता है, या फिर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स बेच सकता है और फिर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर सकता है। हम अब आगे देखते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बेनिफिट क्या है। सो दैट मीन्स डू यू थिंक दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हैज हेल्प टू गवर्नमेंट? यस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ है। पहले क्या था, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है वो रिसिपिएंट को गुड्स बेचता था और रिसिपिएंट जब सप्लायर को टैक्स ही नहीं देता था तो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं सबमिट करता था। दैट मीन्स पहले नॉर्मल मैकेनिज्म था कि रिसिपिएंट सप्लायर को टैक्स देगा और सप्लायर गवर्नमेंट को। जब सप्लायर ही टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा। नाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो पहला बेनिफिट ये है गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच रहा है जो नॉर्मल मैकेनिज्म में नहीं पहुंच रहा था। दूसरा रीजन ये है कि नॉर्मल मैकेनिज्म में या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी के अंडर में गवर्नमेंट जो सप्लायर्स दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो भी वो टैक्स देता है वो गवर्नमेंट सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देती है। दैट मीन्स अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा तो मिस्टर बी ए को पैसे देगा प्लस टैक्स देगा और ए गवर्नमेंट को जाके जमा कर देगा टैक्स। फिर अगर बी मिस्टर सी को सामान बेच रहा है तो मिस्टर बी सी से सामान खरीदेगा और जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट कहती है जो मिस्टर बी पहले से टैक्स दे चुका है उसको वो वापस कर देगी थ्रू आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस केस में सप्लायर की जेब से टैक्स नहीं गया, सिर्फ एंड कंज्यूमर की जेब से टैक्स गया। सेम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी है, यहाँ पे सप्लायर की जगह रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है। दैट मीन्स अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कर रहा, मिस्टर बी डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहा है। और फिर मिस्टर बी मिस्टर सी को जब सामान बेचेगा और मिस्टर सी से पैसे कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगी। जो भी टैक्स का पैसा मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को जमा करा है वो उसको वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स सप्लायर की जेब से कुछ भी नहीं गया। तो उसका दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास मोर टैक्स कॉम्प्लायंसेस है। मोर टैक्स कॉम्प्लायंसेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रिटर्न भरी। जब ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा टैक्स का आएगा और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं
reverse charge mechanism is applicable. That means let's see कि reverse charge mechanism कब कब applicable होता है। पहला केस है कि जब एक अनरजिस्टर्ड डीलर एक रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सर्विसेज या दोनों सेल करता है तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। दैट मीन्स अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स या सर्विसेज सेल करता है तब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। सेकेंड है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दैट मीन्स जब भी कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। और थर्ड केस है गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सीबीआईसी। सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई करी हुई हैं कि जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, चाहे आपने रजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है चाहे आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, यहाँ पर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे ही पैसे देने। दैट मीन्स यहाँ पर सप्लायर टैक्स नहीं देगा, रिसिपिएंट ही टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। नाउ लेट्स स्टडी वन बाय वन। सो फर्स्ट केस इज अनरजिस्टर्ड डीलर टू अ रजिस्टर्ड डीलर। दैट मीन्स जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सर्विसेज सेल ऑफ कर रहा है। तो जब भी एक अनरजिस्टर्ड डीलर एक रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सर्विसेज देता है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर की ड्यूटी होती है उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। जब रजिस्टर्ड डीलर गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर को अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करना होता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है रजिस्टर्ड डीलर जो रिसिपिएंट है वो खुद गवर्नमेंट को बताएगा कि उसने कितने का सामान खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी है और उस पर कितना टैक्स वो सबमिट कर रहा है। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड डीलर होगा वो डायरेक्टली जीएसटीआर 3B में जाके अपनी डिटेल्स भरेगा और उसको वहाँ डिटेल्स में मेंशन करना पड़ेगा कि वो रिवर्स चार्ज के अंडर में टैक्स डिपॉजिट कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आप रिवर्स चार्ज के अंडर में पैसे जमा करते हो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट सिर्फ कैश लेजर के थ्रू लेती है। आपसे आईटीसी को ट्रेड ऑफ नहीं करने को कहेगी उस टाइम पे। वो कहती है कि पहले आप कैश लेजर से पैसे जमा करो, उसके बाद वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ये सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल पे ही एप्लीकेबल है। दैट मीन्स अगर आपने गुड्स विद इन द स्टेट या सर्विसेज विद इन द स्टेट परचेज करी है तभी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, विच मीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन द सेम स्टेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंटर स्टेट सेल पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है। इंटर स्टेट सेल पे जो रजिस्टर्ड डीलर होगा, दैट मीन्स इंटर स्टेट सेल पे जो सप्लायर होगा उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर आपको 2 स्टेट या 2 यूटी या एक स्टेट एक यूटी के बीच में ट्रांजैक्शन करनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी होना कंपल्सरी है। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड होगा और जब सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो हम यहाँ पे उसे अनरजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड सप्लायर नहीं बोल सकते। सो इन केस ऑफ unregistered dealer to registered dealer only interstate transactions are applicable. Only interstate sale will be there under reverse charge mechanism. Next is your e-commerce operators. E-commerce operators हमें सबको पता है e-commerce operators होते हैं
जो एक पोर्टल के थ्रू आपके गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप, अमेजॉन। अब यहाँ पर जितने भी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल ऑफ करते हैं कस्टमर्स को। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अर्बन क्लैप का। अर्बन क्लैप क्या करता है? अर्बन क्लैप का टाई अप है प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियंस, टीचर्स एटसेट्रा। वो इन लोगों की सर्विसेज लेके आगे कस्टमर को सर्विसेज देता है। जो कस्टमर्स हैं वो एंड कंज्यूमर्स हैं, और जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियंस हैं ये सप्लायर्स हैं। सो दैट मीन्स प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियंस आपके अर्बन क्लैप को देते हैं, और अर्बन क्लैप इन लोगों को कस्टमर से ज्वाइन करता है। अर्बन क्लैप कस्टमर से अमाउंट लेता है सर्विस का, प्लस टैक्स लेता है, और अर्बन क्लैप सीधा गवर्नमेंट को वो टैक्स सबमिट कर देता है। तो इस केस में सप्लायर ने अर्बन क्लैप को सर्विसेज प्रोवाइड करी, और अर्बन क्लैप रिसिपिएंट होने के कारण वो सर्विसेज आगे कस्टमर को दे रहा है, और कस्टमर से जो टैक्स मिल रहा है वो सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है। सो दैट मीन्स अर्बन क्लैप रिसिपिएंट है, यहाँ पर रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहा है, सप्लायर नहीं। सो दैट मीन्स अंडर ई कॉमर्स ऑपरेशन और ऑपरेटर ऑल्सो reverse charge mechanism is applicable. Next and most important part है, there are certain goods and services which are specified by CBIC on which only reverse charge mechanism will be applicable. अब हम जिन goods and services की बात करेंगे उस पे सिर्फ reverse charge mechanism ही लगेगा। First good is cashew nuts. अगर आप कैश्यू नट्स खरीदते हैं तो उस पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे ही टैक्स देना है। दैट मीन्स यहाँ पर सप्लायर कौन है? आपका एग्रीकल्चरिस्ट, और रिसिपिएंट होगा एनी रजिस्टर्ड डीलर। कोई भी रजिस्टर्ड डीलर किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट से अगर वो कैश्यू, काजू खरीदता है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हल्दीराम का। अगर हल्दीराम एक रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी में, क्योंकि हल्दीराम काजू खरीद रहा है उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके बेचने के लिए, तो वो रजिस्टर्ड डीलर है। वो एक अगर एग्रीकल्चरिस्ट से सामान खरीदता है तो वो एग्रीकल्चरिस्ट को काजू के पैसे तो देगा, लेकिन उसका टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट को ना देके सीधा गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो ये इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। नेक्स्ट आता है टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स अगेन एग्रीकल्चर है कि आपका खेतों में टोबैको लीव्स उगती हैं, और यहाँ पर अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर टोबैको लीव्स एग्रीकल्चरिस्ट से खरीदता है तो अगेन रजिस्टर्ड डीलर एग्रीकल्चरिस्ट को टोबैको लीव्स की पेमेंट करेगा, लेकिन वो टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट को ना देके डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो अगेन टोबैको लीव्स भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। नेक्स्ट है बीड़ी रैपर लीव्स, जिसको हम तेंदू बोलते हैं। अगेन बीड़ी रैपर लीव्स भी एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर होता है, वो ही उगाता है, वो ही सेल करता है, और इसको कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जो बीड़ी बनाता है वो खरीद सकता है। क्योंकि वो बीड़ी बना के आगे फर्दर सेल करने के लिए खरीद रहा है तो उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो रजिस्टर्ड डीलर जब खरीदेगा तो एग्रीकल्चरिस्ट को बीड़ी के रैपर लीव्स के पैसे देगा, लेकिन टैक्स यहाँ जमा ना करके सप्लायर को ना देके सीधा गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा। तो अगेन ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हुआ, क्योंकि रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट कर रहा है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लॉटरी। सप्लायर होगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी देती है, और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर आगे फर्दर सेल करता है। तो आपका रिसिपिएंट कौन हुआ? एनी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर से। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर की ड्यूटी होती है डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करना। तो अगेन रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहा है, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में आ जाएगा।
नेक्स्ट है सिल्क यार्न। सप्लायर है आपका एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क, और रिसिपिएंट है एनी रजिस्टर्ड पर्सन। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन सिल्क यार्न को खरीदता है आगे फर्दर बेचने के लिए, तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि जो पर्सन मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन सिल्क यार्न पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया हुआ है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा करेगा, सिर्फ रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट इज यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड confiscated गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। दैट मीन्स आपकी कोई गाड़ी खराब हो गई है, कोई गवर्नमेंट ने गुड्स को सीज्ड कर लिया है, तो या पुराना कोई सामान है, वेस्ट है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लायर है। और अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी रजिस्टर्ड डीलर, दैट मीन्स अगर सपोज करें कोई भी एक कबाड़ी रजिस्टर्ड डीलर है और उसने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी चीज, पुरानी चीज खरीदी है और वो उसको आगे फर्दर सेल करता है, तो रजिस्टर्ड डीलर की ड्यूटी है इस पे जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना। नेक्स्ट है रॉ कॉटन। रॉ कॉटन की बात हो रही है तो जो आपके पौधों पे रुई उगती है, हम यहाँ फर्निश्ड कॉटन की बात नहीं कर रहे, रॉ कॉटन जो सीधा आपके प्लांट से मिलती है। अगेन एग्रीकल्चरिस्ट आपका सप्लायर होता है, उसको अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर आगे सेल ऑफ करने के लिए खरीदता है तो उसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करना। सो यहाँ पर रॉ कॉटन भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज की। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में डाली हुई हैं। इस लेक्चर में मैं कुछ सर्विसेज की डिस्कस करूंगी, बाकी सर्विसेज के लिए यू कैन रेफर माय बुक। फर्स्ट सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसको हम जीटीए भी बोलते हैं। जीटीए होता है कि अगर आप किसी भी ट्रक वाले से कहते हो कि वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आएगा। तो इस केस में जो भी आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा वो टैक्स नहीं देता। आपका यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी ये सर्विसेज अवेल करता है वो टैक्स देता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने जीटीए जो हमारा सप्लायर है उसको भी ऑप्शन दी हुई है कि वो नॉर्मल मैकेनिज्म में टैक्स जमा कर सकता है। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नॉर्मल मैकेनिज्म में टैक्स जमा करती है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जो चेंज होता रहता है। यहाँ पे अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म टैक्स जमा करती है तो उसको कम टैक्स जमा करना है। टुडेज डेट में वो टैक्स 5% का है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस है कि अगर आपका एक दिन का किराया 750 से कम का है तो आपको टैक्स नहीं जमा करना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर सिंगल कैरेज का जो रेंट है वो 1500 है तो भी आपको टैक्स नहीं जमा करना, या फिर जो आपके गुड्स हैं वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क है, सॉल्ट है, फूड ग्रेन है, फ्लोर पल्सेस हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन या रिलीफ मटेरियल है, तो इस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे रिसिपिएंट को टैक्स सबमिट नहीं करना। नेक्स्ट आपका आता है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज का मतलब होता है एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना और असिस्टेंस करना किसी को किसी भी फॉर्म में, या फिर सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। यहाँ पर अगर कोई भी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं
तो उस केस में एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेंसी फर्म सप्लायर है और जो कंपनी उसकी सर्विसेज ले रही है वो रिसिपिएंट है। तो इस केस में कंपनी जो भी बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगी। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में जो भी सप्लायर है, जो स्पॉन्सरशिप दे रहा है, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लायर। और जो भी बॉडी कॉर्पोरेट या बिजनेस एंटिटी या फर्म जो स्पॉन्सरशिप ले रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिसिपिएंट। तो जो सर्विस ले रहा है, स्पॉन्सरशिप ले रहा है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देती है, तो बिजनेस एंटिटी की ड्यूटी है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, नॉर्मल मैकेनिज्म लगता है। जैसे स्पीड पोस्ट। अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी पोस्ट ऑफिस जाते हैं स्पीड पोस्ट के लिए या पार्सल करने के लिए, तो उस केस में नॉर्मल मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। या फिर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। जैसे अगर आप ट्रेन के थ्रू अपने गुड्स, कोई भी बिजनेस एंटिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो ट्रेन आपसे पैसे लेती है रेलवे, और वहां पर नॉर्मल मैकेनिज्म लगता है, आप वहीं पे टैक्स रेलवे को दे के आते हो। या फिर पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस केस में अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो या डीटीसी बस या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप टिकट खरीदोगे, सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जब आप टिकट खरीदते हो तो आप वहीं पे टैक्स देते हो। तो अगेन ये चीजें आपका नॉर्मल मैकेनिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज। इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज है, सपोज आप किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लाके उस कंपनी को देते हो। तो आप यहाँ पे सप्लायर हो गए इंश्योरेंस पॉलिसीज के, और जो कंपनी है वो रिसिपिएंट हो गई। जो भी कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करती है वो कंपनी आपकी रिसिपिएंट हो गई। तो इस केस में भी रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स जमा करती है, सप्लायर टैक्स नहीं जमा करता। नेक्स्ट केस आता है डायरेक्टर सर्विसेज। अगर कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, तो कंपनी की ड्यूटी है यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर परमानेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम बात करते हैं। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, तो इस केस में कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करती है अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट आता है आपका म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक सर्विसेज। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपको एक मूवी बनानी है, डायरेक्ट करनी है, आप म्यूजिक कंपनी हो, तो आप किसी भी सिंगर की सर्विस लोगे, तो उस केस में या सिंगर की लोगे या म्यूजिक कंपोजर की सर्विसेज लोगे, या फिर आप कोई मूवी बना रहे हो, प्रोड्यूसर हो, तो आप उसमें फोटोग्राफर्स या एक्टर्स की सर्विसेज लोगे। तो इस केस के अंदर जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, वो म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो दैट मीन्स ये सब लोग आपके सप्लायर्स हैं और म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर्स रिसिपिएंट है। तो अगेन इस केस में भी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगी, सप्लायर ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करेंगे। तो अगेन ये भी आपका रिवर्स चार्ज में आता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑथर सर्विसेज। ऑथर सर्विसेज का मतलब है अगर कोई भी ऑथर, सपोज मैंने एक बुक लिखी, मैं ऑथर हूं,
मैं यहाँ पे पब्लिशर को एक कॉपीराइट दे रही हूँ कि वो मेरे काम को पब्लिश कर सकता है और उसके पास कॉपीराइट है। यहाँ पर जो रिसिपिएंट है वो है आपका पब्लिशर, क्योंकि पब्लिशर मेरी सर्विसेज लेके बुक छाप रहा है और जो पब्लिशर है वो आगे बुक को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, पब्लिशर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता है। सो अगेन दिस ऑल्सो कम्स अंडर रिवर्स चार्ज mechanism. Here we comes to an end of today's lecture. For further details, you can refer my book Introduction to GST. Thank you.